देखिए, आपके मॉडल पेपर का ये दूसरा भाग है, मॉडल पेपर 3 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम करा दिए हैं पीछे वाले का। देखना हो तो पिछला वीडियो आपको देखना होगा। बी भुजा का एक घन है जिसके प्रत्येक सिरे पर Q आवेश, ठीक है, Q आवेश है। इस आवेश के ये घन के जगह पे अगर आप चाहें तो वर्ग लिख लें, वर्ग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दरअसल वर्ग है, ठीक है, वर्ग लिखा हुआ है। तो उसको बताना है कि इस आवेश के विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है, जैसे ये आपका एक वर्ग है जिस पर Q आवेश हैं, इसका एक एक भुजा BB लंबाई की। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमें क्या चाहिए, जैसे हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं यहाँ पे O पे, यहाँ पे A B C D ये आपके 4 आवेश हैं Q Q करके। तो यहाँ देखिए कि आपको दोनों में ही एक चीज़ निकालनी होगी। यहाँ आपका O है तो ये B है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा B²√2, और इसका हम आधा कर देंगे। तो इसका जो हम आधा करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ का ही देख रहे हैं, तो ये D है, ये C है और ये B है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें यहाँ की दूरी, ये वाली दूरी आ जाएगी B²√2/2। अगर हम देखें तो हर एक भुजा ये बराबर होगी, ये वाली जो दूरी है क्योंकि यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सबकी बराबर होगी। यानी AC BD का जो मान होगा, यानी कर्ण का जो मान होगा ये होगा। उसके बाद जो हम ये दूरी को अगर R मानते हैं तो R होगा, AO होगा, OB OC, यानी ये सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी जिसका मान ये होगा। वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो सभी का आवेश यहाँ पे इक्वल है, तो वहाँ से दूरी भी इक्वल है, तो हमारा सूत्र बनेगा EA EB EC और ED सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमारा सूत्र आएगा, जैसे हम हर एक का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी ये, ठीक है, B², ठीक है ना। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर इस लाइन पे हम देखें तो ये आवेश इधर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और ये आवेश इधर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, यानी किसी के हिसाब से E अगर ये प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को माइनस लेंगे, EC प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब हमको योग करना है, इसको हम क्या करने वाले हैं, योग करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका वेक्टर राशि है, ठीक है। तो अगर योग करेंगे तो ये वाला 1 हो गया, दूसरे वाले को हम माइनस लिखेंगे, EC को हम प्लस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, तो ये टोटल कट जाएंगे। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आएगा 0, यानी केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो 0 आएगा। उसी तरह अगर विभव की बात करें तो विभव में साइन का मतलब होता नहीं, यानी दिशा का कोई मतलब होता नहीं, अदिश राशि है। तो VA VB VC VD ये चारों को हम जोड़ देंगे तो चारों तो एक ही बराबर है, क्योंकि एक ही आवेश के कारण है, दूरियां समान है। तो हम दोनों चारों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4VA। और एक VA की बात करें तो VA का जो मान होगा, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे R कितना है, R आपका ये है, ठीक है, R ये है। तो हम ये सूत्र यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि 2 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे दिखने लगेगा, 4 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो V बराबर होगा 1/4πε0 8Q/B√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें है
नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? तो नाभिकीय संलयन को देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक उच्च ताप पर जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक उच्च ताप पर जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मिलती है। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण होती है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में हाइड्रोजन परमाणु देखिए 4 ठो है, 1 2 3 4, चारों को हमने जोड़कर हीलियम परमाणु बनता है। बीटा कण 2 निकलते हैं और 2 म्यू है, ये एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको, ऐसे, ठीक है। और इसमें 28.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। ये है नाभिकीय संलयन। यानी जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक उच्च ताप पर जुड़ते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस घटना को ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला जो है आपका, ये देख लीजिए, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति इतनी है, आयाम इतना है। अब देख लीजिए E0 का मान है, ये मान E0 का है, चुंबकीय क्षेत्र आयाम बोला है। तो ये देखिए आपका E0 हो गया 30 वोल्ट प्रति मीटर, B0 का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए E0 B0 बराबर C होता है। तो E0 का मान इसमें दिया हुआ है 30 और B0 ये रहा, और ये होगा 3 × 10⁸ यानी हम कह सकते हैं कि B0 बराबर 30/3 × 10⁸। या हम ये भी कह सकते हैं, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10⁻8, या B0 बराबर भी हम कह सकते हैं 1 × 10⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं सवाल। देखिए, प्रकाश अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस नियम को लिखिए, इसके नियम को लिखिए। तो प्रकाश अपवर्तन की क्रिया और उसके नियम। देखिए, प्रकाश अपवर्तन क्या है, जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में संचरित होती है ना, यहाँ संचरित होती है या चलती है, संचरित होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में संचरित होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश अपवर्तन के कारण ही जल में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। एग्जाम्पल हो जाएगा अपवर्तन। देखिए, नियम है अपवर्तन का कि देखिए, ये अपवर्तन का नियम हम दिखा रहे हैं। ये आपतित किरण है, इस माध्यम में जा रही है, तो देखिए ये इस तरफ से मुड़ रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये इधर मुड़ रही है। तो ये नियम ये बनेगा कि प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, एक ही तल पर होता है। ठीक है। द्वितीय नियम है कि आपतन प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण की ज्या, है ना, मतलब ये आपतन कोण की ज्या sin i, अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात sin i / sin r बराबर 1n2। यहाँ पे जो n है ये माध्यम का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, ये होगा। ठीक है। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, अगला जो नियम दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बिल्कुल फिक्स होता है, 5 ठो होता है। इसमें देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया तो आप लोग को आती होगी कि जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश उत्सर्जित आपतित होता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव का होता है।
इसमें देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में नियम में क्या दिया जाता है वो देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में धातु पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दर दिख रहा है आपको, उत्सर्जन दर आपतित प्रकाश, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी संख्या, ये जो प्रकाश आपतित हो रही है ना, उसके तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रकाश की तीव्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर बढ़ेगी, पहला ये हो जाएगा। दूसरा इसी का विपरीत लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। देख रहे हैं, पहले वाले में आपने लिखा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। दूसरे वाले में हम लिख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तीसरे वाले में हम लोग लिख रहे हैं कि धातु से या धातु पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जितने प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर कर रही है और उत्सर्जन दर नहीं कर रही है, और उत्सर्जन दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में समय पाश्चात्य नहीं होती, यानी जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया होती है, यानी प्रकाश जब पृष्ठ पर पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अगला सवाल है आपका, इसको देखिए कि एक उभय उत्तल लेंस है 1.5 अपवर्तना का, जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या इतनी है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाए और जब 1.5 अपवर्तना के द्रव में डुबाया जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम हवा में फोकस दूरी देखें, क्षमता देखें, क्षमता अगर हम देख रहे हैं, या आप ये भी कह सकती है कि हवा में लेंस की फोकस दूरी देख लीजिए, हवा में लेंस की फोकस दूरी देखिए। ठीक है, तो ये सूत्र होता है 1/f(n-1) 1/r1 - r2। उभय उत्तल लेंस उसने कहा है तो ये प्लस कर लीजिए। यहाँ पे 1/f बराबर हो जाएगा n-1 यानी 1.5 -1, और ये है 1/20 यानी 1/f बराबर 0.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/20। तो ये हो जाएगा f बराबर, ये यहाँ से हो जाएगा 1/20, यानी पहले लेंस की जो फोकस दूरी आ रही है वो आ रही है आपकी 20। ठीक है, ये पहले लेंस की फोकस दूरी है, और यही आपकी क्या कहलाएगी, P कहलाएगी, यानी क्षमता कहलाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे में जब उसे हम किस में डुबा रहे हैं, 1.25 के अपवर्तनांक के द्रव में, यानी ANL जो दिया है 1.25 दिया है, तो इसमें डुबाना है। तो इसमें अगर हम डुबा रहे हैं तो आप भी कॉमन सी बात समझ लीजिए कि जो F2 हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ANG/ANL -1, और ये मान तो यही रहेगा, यानी 2/20। यहाँ देखिए ये मान तो वही लेंस है तो यही रहेगा, यहाँ 1/F2 बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ANG का मान है 1.50 और ये है 1.2, ये देखिए दिया है, इसी द्रव में आपको डुबाना है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10। यहाँ जब हल करेंगे हम तो 1.50 - 1.25 / 1.25। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/10। ठीक, इसको हल करेंगे तो हमारा एक हल आ जाएगा 0.25 / 1.25। ठीक, और 1/10। यार इसको अगर हम काटेंगे, दशमलव सारे हट जाएंगे
तो 25 बचे 125 होगा, यानी 5 आएगा, यानी 1/F2 बराबर आएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, यानी F2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी क्षमता का अनुपात बताना है, यानी P1/P2 का अनुपात बताना है। ठीक है, तो P1 जो होगा 1/F1 होगा और P2 क्या होगा, 1/F2 होगा। तो हम यहाँ पे 1 क्या लिख देंगे, यहाँ का कितना है 20 और ये वाला कितना है 50, तो हम कर सकते हैं 50/20, यानी क्षमता का जो अनुपात आएगा वो होगा 5/2, ये अनुपात होगा। समझ में आया? ये आपका सवाल है, सवाल कठिन नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा का ऊर्जा दिया गया है। nवीं कक्षा की ऊर्जा रही आपकी -13.6/n²। इसके आधार पर n बराबर 1, 2, 3, 4 सबकी ऊर्जा स्तर को खींचना है, 6 ऊर्जा स्तर आपको खींचना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप अगर ऊर्जा स्तर कैसे खींचते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये N1 क्षेत्र बना, इसके ऊपर N2 बना, इसके ऊपर N3 बन गया, इसके ऊपर N4 बन गया, इसके ऊपर N5 बन गया, इसके ऊपर N6 बन गया। अब देखिए कितना तक खींचना है आपको, तथा अनंत के लिए भी खींचना है आपको ऊर्जा स्तर। तो एक लाइन आप अनंत की भी बना लीजिए, अनंत की ऐसे गैप दे दीजिए, एक n अनंत की बना लीजिए, हो गया। अब ऊर्जा स्तर कैसे दिखाएंगे ये देखिए, यहाँ n का मान कितना लिखना है 1, तो हम यहाँ पे ये बराबर आप लाइन कर लीजिए, अच्छा देखने में लगेगा, बहुत वैल्यू नहीं है क्योंकि जो वैल्यू है हम आपको दिखा रहे हैं क्या देना रहता है। यहाँ देखिए उसने लिखा है 13.6/n², n² की जगह यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में, यहाँ लिखेंगे दूसरे में 13.6 की जगह 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर तीसरे वाले के लिए लिखेंगे 13.6 3 का स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ लिखेंगे 13.6/4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ लिखेंगे 13.6/5 का स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ लिखेंगे 13.6/6 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपकी हो गई। और n वाली जो अनंत करेंगे यहाँ पे En, तो यहाँ लिख देंगे 13.6/अनंत का स्क्वायर। ये आपको ऊर्जा स्तर खींचना कहते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही हो गया। दूसरे में बोला है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जन के लाइमन तथा बामर श्रेणी को प्रदर्शित कीजिए। तो लाइमन और बामर श्रेणी के प्रदर्शन देखिए, अगर कोई भी ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर से आप पहली ऊर्जा स्तर में आते हैं, जैसे यहाँ से अगर ऐसे आ रहे हैं पहले ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर में, ठीक है, तो ये जो आप संक्रमण दिखा रहे हैं, उत्सर्जन संक्रमण इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका संक्रमण हो गया। आप चाहें तो इसके वाले को भी संक्रमण दिखा लीजिए, अनंत के पहले वाले को। तो ये बोली जाती है लाइमन श्रेणी। ये क्या है आपकी लाइमन श्रेणी। अब इसमें बोला है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे आती है। अगर ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में संक्रमण दिखा रहे हैं तो ये लाइमन सीरीज बनी जाएगी। जब दूसरे में हम लोग दिखाएंगे तो इसे हम कहेंगे बामर श्रेणी। तो आपको 2 ही सीरीज वो मांगा है, तो ये रही आपकी बामर श्रेणी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। यही आपको दिखाने को वो बोल रहा है। ये जो बोला है आपका कि ये हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सूत्र दिया है और इस पे ये इतनी कक्षा का आपको ऊर्जा स्तर खींचने को बोला है। तो ऊर्जा स्तर ये वाली लाइन खींची जाएगी जो आपको क्षैतिज लाइन है। ठीक है, और जब
इसमें बोला है, दूसरे पार्ट में बोला है कि विभिन्न संक्रमणों द्वारा परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लाइमन और बामर श्रेणी को प्रदर्शित करना है। तो लाइमन श्रेणी को ऊपर से ले आइए, संक्रमण लाइमन पे रोकिए और ऊपर से ले आकर के जब आप दूसरे लाइन पे रोकेंगे तो ये बामर सीरीज को शो करेगी और ये लाइमन को शो करेगी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। आगे लिखा है स्थिर वैद्युतिकी गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और उसके नीचे है गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले बल की स्थापना करिए। ठीक है, तो प्राप्त करना है तो एक चीज और समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आवेश है, कोई प्लस आवेश है, इसके कारण जो r दूरी अगर आप शो करें, यहाँ से r दूरी, तो इस पर एक वैद्युत आवेश Q0 रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ऐसे गॉसियन पृष्ठ कहें, है ना, तो अब आप क्या करिए, अपनी थ्योरी में क्या दिखाना है कि इस आवेश के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालिए। यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और वैद्युत क्षेत्र निकाल करके उसके साथ आप बल दिखाएंगे। तो इसको आप लिखना चाहते हो ऐसे लिखें, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे r दूरी पर एक परमाणिक आवेश या आप आवेश भी केवल कहेंगे तो चलेगा, आवेश रखा है। ठीक है, रखा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्लस Q के कारण गॉसियन पृष्ठ पर उत्पन्न डेल्टा A क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र डेल्टा A क्षेत्रफल पर, तो आप क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स लिख देते हैं। आपको एक टॉपिक और बच जाएगी आपकी। तो फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, ऐसे E इंटू डेल्टा A लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा फाई E बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे E चलेगा, यहीं पे डेल्टा A आएगा, दोनों की दिशाएं सेम हो गई तो थीटा कितना होगा, 0 अंश। तो E डेल्टा A कॉस थीटा कर सकते हैं। अब डेल्टा फाई E बराबर हो जाएगा E डेल्टा A कॉस थीटा आपका हो रहा है, तो डेल्टा A, क्योंकि कॉस थीटा को हम जब कॉस 0 कहेंगे तो इसका मान आएगा 1। पूरे पृष्ठ के कारण क्या होगा, पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो अब इसको समाकलित कर देंगे, है ना, तो फाई E बड़ा हो जाएगा, E आपको निकालना है, डेल्टा A पूरा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फाई E आया, ये E आया और ये A आया। ठीक हो गया। गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय से Q बाई एप्सिलॉन 0 होता है, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये रख देंगे हम। एक यहाँ देख लेते हैं E, यहाँ पे देखिए इस पृष्ठ का ये क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r²। तो E बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r²। यहाँ देखिए ये इसको नीचे कर दिए, ये सारा नीचे आया, तो इस तरह से हम सेट कर देंगे। यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो आया वो आया आपका ये। तो इस पृष्ठ पर रखे Q0 आवेश पर वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल क्या होगा, QE0 बराबर F। तो यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा, E का मान ये रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r², Q0, यानी आपका बल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 बटे
आर स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस सवाल में है धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। किसका सूत्र स्थापित करना है? स्वप्रेरकत्व का। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट होगा ये कि कैसे ये हल किया जाता है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व की बतानी है। तो मान लीजिए, तो इसको मानते हैं, माना एक लंबी वायु क्रोड, ठीक है, परिनालिका, ठीक है, की लंबाई L है, ठीक है, तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है। ये आसान है। इसमें फेरों की संख्या N है, ठीक है। ये अंदर वाली कुंडली नहीं रहेगी, ये हमने अन्योन प्रेरकत्व की कुंडली बना दी थी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, तो आपकी कुंडली केवल सिंगल रहेगी। हो गया ना, N है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सोचिए जरा कि जब हम एक कुंडली के अक्ष पर, अगर कुंडली के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या आएगी? B बराबर आएगी μ0 Ni, ये आती है μ0 Ni। आप इसको ही लिखते हैं μ0 N/Li लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं ये देखें। अगर हम फ्लक्स देखें, ठीक है, तो कुंडली की प्रत्येक फेरों पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम अगर मान लीजिए देखते हैं तो क्या देखेंगे? फाई B बराबर B इंटू A। यहाँ B का मान इसका रखते हैं, तो फाई B बराबर हमारा क्या आएगा? μ0 N/Li A, ठीक है। एक बात और देख लें, इसमें एक फेरे का है तो पूरे फेरे के कारण क्या होगा? यही फ्लक्स पूरे फेरों के कारण क्या होगा? हम N का और गुणा कर देंगे। देखिए हमने कहा प्रत्येक फेरों का फ्लक्स B इंटू A, तो ये आया एक फेरों का। अगर हम पूरा N फेरा है मेरे पास तो हम इसका एक गुना कर देंगे, तो μ0 N/Li A, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या कहता है? सूत्र होता है N फाई बराबर Li होता है। तो L बराबर क्या होगा? N फाई B बटे I। देखिए हम यहाँ N फाई का मान हमने निकाल दिया। यहाँ देखिए ये एक फाई का था, हमारा ये क्या हो गया? N फाई का हो गया। तो हम N फाई का मान यहाँ पे क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये मान रख रहे हैं, तो N μ0 Ni A बटे L। तो L बराबर हम कह सकते हैं N का स्क्वायर μ0 I, यहाँ पे I है ना आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A बटे L। ये आपका सूत्र आ जाएगा। देखिए N फाई का मान हम ये पूरा यहाँ रख दिए, ठीक है। I हमारा I है और L हमारा ये था तो ये नीचे दिख रहा है, I कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा हेनरी। ये स्वप्रेरकत्व का सूत्र हो गया। आगे देखते हैं एक और, इसको आप रिपीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आँख के दूरदृष्टि दोष, ये 8वां का ही है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? तो ये देखिए दूरदृष्टि दोष। देखिए मानव नेत्र में ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती,
यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु दिखाई नहीं देती, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इस दोष में होता क्या है कि जो वस्तु होती है पास की, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। देखिए ये रेटिना हमने दिखाया है, इसके पीछे बन जाता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ देखिए हमने नोट डाला है, दूरदृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोष का निवारण कैसे करते हैं? इस दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो ये पास वाली वस्तु है, ये लेंस उसको बैक कर देगा और फिर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। यही लिखने का आपको 5 नंबर दे रहा है, ये आसान है इसका 5 नंबर लेना। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी का है। लिखा है रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड मॉडल देखिए, रदरफोर्ड मॉडल जो है में नाभिक की खोज हुई थी। सबसे पहले उसी की बात भी कर लेते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान धनावेश परमाणु, समस्त द्रव्यमान या धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या में के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमाणु का जो एक छोटा सा भाग है, वहाँ पे समस्त धनावेश भाग यानी प्रोटॉन रहता है और उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर की, कोटि की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु नाभिक कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्र पर -15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहते हैं, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। ये कहना बहुत जरूरी होता है जब हम मॉडल को दे रहे हों। दूसरी बात, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या के खोखले गोले में, देखिए ये केंद्र हो गया परमाणु का, तो ये वाला जो भाग है ये 10⁻10 मीटर त्रिज्या का होता है। इसी में खोखले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तीसरी बात है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये 3 ठो केवल आपको लिखने का 5 नंबर दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। पहले वाले में आप ये बताइए कि परमाणु नाभिक कहाँ है ना? तो प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान धनावेश 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या पर केंद्र पर सूक्ष्म गोलाकार स्थान में स्थित होता है, इसे परमाणु नाभिक कहते हैं। तो इन 2-4 टॉपिक हैं, धनावेश, द्रव्यमान, आपका मीटर, गोलाकार, से नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, है ना? इन इलेक्ट्रॉन का आवेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तीसरे में ये बताया गया कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में घूमता है, और घूमता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। मॉडल की कमी थी परमाणु स्थायित्व के संबंध में और परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम, है ना, प्राप्त ऊर्जा के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु जब अपनी विभिन्न कक्षाओं में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो देखिए ये अगर नाभिक हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और हर बार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी और उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी। अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। इसके संबंध में उसने व्याख्या नहीं की। दूसरे में परमाणु ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ अगर चक्कर लगाता है तो उसका स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम। उसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या होगा? सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जबकि परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। इस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सका। धन्यवाद, ये आपका पूरा हो गया। अगली बार जब हम वीडियो डालेंगे आपका, तो मॉडल पेपर 4 का भौतिक विज्ञान डालेंगे हम आपको। ये क्वेश्चन सब रखे हुए आपको सॉल्व करके दिखा दिए जाएंगे। ठीक है।